आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री यानी बीए फाइनल हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपके 1740 से 1956 ईस्वी तक के इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हम आज एक हल सहित पेपर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के लगभग 4 से 5 जो मॉडल पेपर है वो आप देखेंगे और उन पेपर्स को आप हल करते जाइए और आप अपनी योग्यता को, यानी आपकी जो तैयारी है, वो भी आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। यदि ये जो पेपर्स आप अच्छे से हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे स्कोर में है। और ये जो संभावित प्रश्नोत्तर है, इसलिए संभावित प्रश्नोत्तर में आप जानते हैं कि कई प्रश्न जो है वो रिपीट हो जाते हैं। तो आप यानी ये पेपर आपके लिए बहुत अधिक आपकी सहायता करेगा। आपको कितने प्रश्न इनमें से आते हैं जरा देखिएगा। पूरा का पूरा पेपर हल सहित है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये बहुत अच्छी मदद करेगा। चाहे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। आप जानते हैं इसके पार्ट ए, बी और सी, 3 प्रकार के, यानी जो ए, बी और सी में जो बांटा गया है, इसमें ए में जैसे 20 अंक, बी में 20 अंक और इसमें 60 अंक, इस प्रकार 100 नंबर के प्रश्नों का विभाजन किया गया है। प्रश्न आ जाता है कि सालबाई की संधि कब हुई। तो आपको लिखना है, सालबाई की संधि 17 मई 1782 को मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि में सालसेट और बड़ौत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। पूना दरबार की ओर से रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। ये सालबाई संधि की मुख्य मुख्य शर्तें थी। प्रश्न आ जाता है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनाध्यक्ष कौन था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें मराठा सेना का सेनाध्यक्ष कौन था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें मराठा सेना का सेनाध्यक्ष था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। बसीन की संधि कब हुई और किन किन के बीच हुई। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। यानी अगर मान लो तिथियों में आपकी किताब में अलग हैं और वो ऑथेंटिक है, तो आप उसे मानिएगा, क्योंकि वैसे कंप्लीटली ध्यानपूर्वक बनाया गया है, लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट लगता है तो आप अपनी ऑथेंटिक किताब से उसका मिलान जरूर करें। उसमें यदि पाया जाता है तो आप उसको मानें। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने संपूर्ण मराठा जाति की एक स्वतंत्रता, यानी अंग्रेजों के हाथों बेच दी। मराठा जाति की जो स्वतंत्रता थी उसको अंग्रेजों के हाथों में, यानी अंग्रेजों के अधीन हो गई मराठा जाति। इस संधि से अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। तो ये बसीन की संधि थी। नाना फडणवीस की 2 प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। नाना फडणवीस की 2 उपलब्धियां, आप वैसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं। नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को पेशवा बनने से रोक दिया और माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया। एक तो ये थी। दूसरा, उन्होंने 1795 ईस्वी में खुर्रा नामक स्थान पर निजाम को पराजित किया था। ये नाना फडणवीस की प्रमुख उपलब्धियां थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ और किन के मध्य हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी में हुआ था। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। व्यपगत के सिद्धांत से पूर्व डलहौजी ने भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। व्यपगत का जो सिद्धांत था, लैप्स का जो सिद्धांत था, उससे पहले डलहौजी ने भारत की रियासतें थी उनको कितने भागों में बांटा। उसने 3 भागों में बांटा था। एक तो थी ऐसी रियासतें जो कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, ऐसी रियासतें जो मुगल सम्राटों या पेशवाओं के अधीन थी, और ऐसी रियासतें जो यानी अंग्रेजी जो गवर्नर थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यानी अंग्रेज सैनिकों के द्वारा स्थापित की गई और मुगल सम्राटों के और अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। इस प्रकार इसने 3 भागों में बांटा था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान में की और इसका उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना। इसी प्रकार प्रश्न आ जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर इंग्लैंड क्राउन के हस्ताक्षर कब हुए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 इस पर इंग्लैंड के सम्राट के साइन कब हुए? और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर इंग्लैंड क्राउन के हस्ताक्षर 18 जुलाई 1947 को हुए। कब हुए थे? 18 जुलाई 1947 को हुए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दो कारण, दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे? दो कारण लिखने हैं। सिख प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहते थे। सिख क्या करना चाहते थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसका बदला लेना चाहते थे। दूसरा था सिख सेना में भारी कमी कर दिए जाने से सिख सैनिकों में असंतोष था। सिखों की जो सेना थी उसमें अंग्रेज सरकार ने बहुत ज्यादा कमी कर दी, इसलिए सिखों में असंतोष हो गया और वे युद्ध करना की ठान ली। प्रश्न आ जाए कि आर्य समाज द्वारा किए गए दो सामाजिक सुधारों को लिखिए। आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज ने स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयास किया। उसने बाल विवाह, सती प्रथा, देश प्रथा आदि का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। आर्य समाज ने जाति प्रथा, छुआछूत इनका विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। ये आर्य समाज से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न आपके 10 प्रश्न आते हैं। इसके बाद पार्ट बी आ जाता है, इसमें भी 5 प्रश्न आते हैं इंटू 4-4 नंबर के। प्रश्न आ जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, यानी रैयतवाड़ी जो भू राजस्व प्रणाली थी उसका क्या गुण था? तो आप लिखेंगे इस प्रणाली के अंतर्गत किसान का संबंध सरकार से स्थापित हुआ। दूसरा, रैयतवाड़ी प्रथा के कारण जनता और सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए और इसके अनुसार कर्मचारी प्रत्येक जोश से सीधे लगान उगाते थे। इसी प्रकार तीसरा हो जाता है इस प्रणाली के अंतर्गत किसान को परिश्रम द्वारा कृषि को उन्नत बनाने की प्रेरणा मिली। कृषि को उन्नत बनाने की, यानी ये जो है कृषि से संबंधित भी उन्नत था। अगला इसका है इस प्रथा ने खेती करने वाले किसानों को कुछ गिने चुने बड़े जमींदारों की अधीनता से मुक्त कर दिया था। ये इसका यानी रैयतवाड़ी प्रथा जी तो जो थी वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी थी। इसी प्रकार मराठों के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। मराठों का पतन कैसे हुआ? तो आप लिखेंगे मराठा सरदारों में एकता का अभाव था और उनमें आपस में ईर्ष्या द्वेष भाव व्याप्त था, यानी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। दूसरा, महाजी सिंधिया, होलकर, नाना फडणवीस आदि की मृत्यु के बाद मराठों में कुशल नेतृत्व का अभाव हो, यानी ये कुशल नेता जो थे उनके वो मर गए थे, जिससे क्या है कि उनमें कुशल नेतृत्व नहीं होने की वजह से उनमें फूट पड़ गई। तीसरा, मराठा शासक अपनी प्रजा की भलाई, उसकी नैतिक और भौतिक उन्नति के प्रति उदासीन रहते थे, यानी मराठा शासक है वो अपनी प्रजा की भलाई नहीं करते थे। नैतिक कार्य, भौतिक उन्नति ये सब जो है उनके बस की बात नहीं थी। वो केवल लूटना ऐसे काम करते थे जिससे क्या है कि जनता भी उनका सपोर्ट नहीं करती थी। मराठों का तोपखाना अंग्रेजों के तोपखाने की तुलना में कम प्रभावशाली था। मराठों का सैन्य संगठन अंग्रेजों की तुलना में कमजोर था। मराठों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी, यानी वो उन आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं थे, इसलिए वो उनका सामना नहीं कर पाए। इसी प्रकार जैसे प्रश्न आ जाता है टीपू सुल्तान कौन था, संक्षेप में उनका जीवन परिचय दीजिए। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का राजा बना। उसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति को पराजित किया और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। परंतु अंत में 1792 में रंगपट्टम की संधि स्वीकार करनी पड़ी और 1799 में उसने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किया और उस युद्ध में अंग्रेजों का वीरतापूर्वक मुकाबला भी किया, लेकिन अंत में लड़ते हुए 4 मई 1799 को वीरगति को प्राप्त हो गए। ये टीपू सुल्तान थे। 1857 की क्रांति के कोई 4 परिणाम लिखिए। 1857 की क्रांति के तो आप लिखेंगे ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया और भारत का प्रशासन अब सीधे ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। 1857 की क्रांति के बाद आप जानते हैं कि भारत में सीधा शासन है वो ब्रिटिश कंपनी से हटा करके और सीधा यानी इंग्लैंड का दिन हो गया था और भारत का प्रशासन अब सीधा ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया था। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में रखा गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, अंग्रेजों की संख्या में वृद्धि की गई। ये परिणाम निकल रहे थे। इसके अलावा 1857 की क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया, यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत के लोग जो है एक दूसरे के निकट आए और इससे उनमें राष्ट्रीय भावना में वृद्धि हुई। 1857 की क्रांति की असफलता के लिए हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे।
इस प्रकार ये 4 परिणाम आए। रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं और शर्तों का वर्णन कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? मद्रास के अतिरिक्त मुंबई प्रांत में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया और इस बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। आप लिख सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषक को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया, किसान को भूमि का स्वामी बनाया गया और वही सरकार को भूमि लगान देने के लिए उत्तरदायी था। जब तक भूस्वामी सरकार को नियमित रूप से लगान देता रहेगा तब तक वे भूमि का स्वामी बना रहेगा और लगान नहीं देने पर भूमि का स्वामित्व उसे समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब ये एक रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर था। इसके बाद रैयत को अपनी भूमि को खेती के लिए उठाने, बेचने या गिरवी रखने का भी अधिकार था। यानी जो किसान था उसके पास जो जमीन है उस जमीन को वो बेच सकता था, गिरवी रख सकता था अपने लिए। चौथा, भू राजस्व शुरू में उपज का 1/2 भाग था और बाद में 1/3 कर दिया। यानी पहले तो था आधा, 1/2 का यानी आधा, फिर 1/3 कर दिया था, 30% यानी 33% कर दिया था। ये व्यवस्था थी। इसी प्रकार आपका पार्ट सी आता है। पार्ट सी में आप इन प्रश्नों का उत्तर, यदि आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए तो आप मुझे लिख के बताइएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर भी सर करवाएं। हैदर अली की उपलब्धियां बतानी है। दूसरा, बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की विवेचना, या असहयोग आंदोलन के कारण, घटनाएं, महत्व और उपलब्धियों का वर्णन। अथवा आपसे यह पूछा जा सकता है, भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं। ये जो तीनों जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके अच्छे से समझ में आया। इस प्रकार आप यदि इन प्रश्नों को लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता यानी आपका चरण चूमेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जस्ट ही आएगा। आप मुझे बताइएगा कि हाँ, हमें तो बड़े प्रश्नों के हल सहित बताइएगा, तो बड़े प्रश्नों के हल सहित भी आपको प्रस्तुत कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।